हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेई बाय श्री चैतन्या पे। आज हम कुछ चुनिंदा सवाल करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के ऊपर। तो चलो बिना बातें आगे बढ़ाए शुरू करते हैं सेशन शुरू करने से पहले जैसा आपको पता है बच्चों, वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले स्वागत है। कोई बात नहीं, अभी अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो सवालों को देख लो, आपका लाइक करने का मन ऐसे ही कर जाएगा। और चैनल पे आप सब्सक्राइब हो जाना, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है लेकिन हमारा डेली लाइव क्लासेस रहता है। ऑलमोस्ट 6 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस हर एक दिन रहते हैं। वो पूरा कंटेंट आपके लिए फ्री है यूट्यूब के ऊपर। आपको सिर्फ सब्सक्राइब रहना है और नोटिफिकेशंस ऑन करनी है ताकि जब लाइव हो आपको पता चले, आप लाइव क्लास अटेंड कर लो। ठीक है, चलो दैट बीइंग सेड शुरू करते हैं आज का सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है, two identical photocathodes receive light of frequencies f1 and f2. If the velocities of the photoelectrons of mass m coming out are respectively v1 and v2, then इनमें से कौन सा रिलेशन अप्लाई होगा। ये सिंपल आपका आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है, जहां पे आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट इज इक्वल टू आपने जो एनर्जी दिया लाइट के थ्रू, जिसका एनर्जी होता है hf माइनस द वर्क फंक्शन फाई। ठीक, तो वर्क फंक्शन फाई सेम रहता है, आप जैसा भी वेवलेंथ लगा लो, जितना भी काइनेटिक एनर्जी निकले, वर्क फंक्शन सेम रहता है मटेरियल के लिए। दोनों आइडेंटिकल फोटोकैथोड्स है, मतलब सेम वर्क फंक्शन। तो ये अगर मैं पहला वाला केस करूं, वेलोसिटी v1 निकल रहा है विद द फ्रीक्वेंसी f1। दूसरा वाला केस है 1/2 mv2 स्क्वायर इज hf2 माइनस फाई। हमें देखो जितने भी ऑप्शंस है इनमें मेरे को फाई नहीं दिख रहा है, तो मेरे को फाई को एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है। यहां पे क्या बचता है, 1/2 m कॉमन लेते हैं तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। यहां पे क्या रहता है, h कॉमन ले ले तो f1 माइनस f2। मैं रुक रहा था v1 v स्क्वायर के टर्म्स में, मेरे को ऑलरेडी दिख रहा है आता हुआ, ऑलरेडी दिख रहा है, एक ही है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर वाला, दैट इज इक्वल टू 2h बाई m f1 माइनस f2। इट इज ऑप्शन ए। ठीक है, जनरली मॉडर्न फिजिक्स के सवाल काफी डायरेक्ट होते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड होंगे याद रखना इट्स मेनली गोइंग टू बी दिस काइंड, कि आपको अलग अलग इक्वेशन लगा के उनमें से वर्क फंक्शन हटाओ, कभी फ्रीक्वेंसी हटाओ, कभी वेवलेंथ सेम है, इन्हीं के ऊपर सवाल आ जाते हैं। हम लोग और भी ऐसे कुछ सवाल करेंगे आज। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, अ 200 वॉट सोडियम स्ट्रीट लैम्प emits yellow light of wavelength 0.6 micrometer. Assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy to light, the number of photons of yellow light it emits per second is given by these quantities. तो अब मैं कैसे निकालूं नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखो यहां पे आपको वॉटेज दिया हुआ है, वॉटेज मतलब क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब उसका पूरा का पूरा इज नॉट एफिशिएंट, ओनली 25% इज एफिशिएंट, मतलब 200 वॉट में उसका 25% है 50 वॉट। तो आपका अवेलेबल पावर है 50 वॉट। 50 वॉट से जो करना है करना है। अब पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, दैट इज 50। एनर्जी क्या होता है, अब देखो ये जो भी वेवलेंथ निकल के आ रहे हैं, जो भी लाइट आ रहा है, उसका अपना एनर्जी है बेस्ड ऑन hc बाई लैम्डा। लैम्डा उसका वेवलेंथ है, तो हर फोटोन वो hc बाई लैम्डा एनर्जी लेके आ रहा है। तो अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे पर सेकेंड, तो मैं इसको एनर्जी को लिख सकता हूं n इंटू hc बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई टी। ये टी तो नीचे का एज इट इज रहा, n इंटू हर फोटोन इतना एनर्जी ला रहा है, दैट इज 50। अब आप इस n बाई टी को ही ढूंढ रहे हो, क्योंकि पूछा गया है कि द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो वही n बाई टी के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसको करते हैं हम 50 इंटू लैम्डा बाई hc। ठीक, यहां पे मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगा सकता हूं कि 50 है, 50 को अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे लेके जाऊं, आई थिंक मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 50 जूल पर सेकेंड है। उसको मैं 50 डिवाइडेड बाई 1.6
10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लेके गया, तब मैं लैम्डा को 600 माइक्रोमीटर 600 नैनोमीटर्स कर सकता हूं डिवाइडेड बाई 1240। ये याद रखना, ये चीज याद रखना, आपका कभी भी एनर्जी जो आप hc बाई लैम्डा करते हो उसको आप 1240 डिवाइडेड बाई द लैम्डा इन नैनोमीटर्स लिख सकते हो, तब आपको एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिल जाएगा। ये आपके कैलकुलेशन को हेल्प करेगा, नहीं तो आपको हर बार hc लगाना पड़ेगा, फिर आपको 1.6 लगाना पड़ेगा, काफी झंझट है। तो यहां पे देखते हैं हम लोग को थोड़ा फायदा मिलता है कि नहीं। इसको हटाओ, ये 12.4 हो गया। 12.4 को रफली मैं अज्यूम कर रहा हूं 2 के आसपास कहीं से काटेगा। इसको 2 के आसपास से काटा तो मैं ऊपर पे अगर मेरे को n/t चाहिए, राइट, मेरे को n/t चाहिए, तो मैं 50/3.2 इंटू 10 टू दी पावर 19 कर दे सकता हूं। ठीक, 50/3.2 हो गया, राइट। 50/3.2 आई कैन सी ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 20। दैट इज द ओनली पॉसिबल। ये जीरो को आप उधर कर दो, 5/3.2 रफली 1.5 इज द ओनली पॉसिबल आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको काफी जगह पे बचाएगा, टाइम बचा देगा। अगले सवाल पे चलते हैं। दिया हुआ है द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन लैम्डा पी आर ऑफ सेम एनर्जी ई। तो वो लैम्डा पी और लैम्डा ई हाउ आर दे रिलेटेड। अब याद रखना एनर्जी सेम है तो आपको उसके नजरिए से देखना पड़ेगा। जब हम वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन में मेरे को पता है वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई पी। पी हो गया आपका मोमेंटम, राइट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, h डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 2me। ठीक, मोमेंटम इज रूट ओवर ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो उसके बदौलत आई नो लैम्डा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ई। मेरे को भी प्रोपोर्शनलिटी चाहिए एट द एंड। दूसरे एंड पे देखते हैं हम। दूसरे एंड पे मेरे को पता है फोटोन के लिए E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा पी। वही तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन होता है। तो उसके नजरिए से लैम्डा पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/e। अब गौर से आप देखो, लैम्डा ई इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर 1/e, मतलब लैम्डा ई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/e। और यहां पे लैम्डा पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/e, तो उन्हीं से डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं कि लैम्डा पी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई स्क्वायर। कहां है हमारे पास लैम्डा पी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई स्क्वायर। ठीक है, तो अक्सर ऐसे सवाल दिखेंगे जहां पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। ये सवाल काफी बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा है, आप उस रास्ते से सोचेंगे वो लैम्डा तो डी ब्रॉगली बताता कि इसका वेवलेंथ उसका वेवलेंथ सिमिलर होता है, तो उसी से वो लैम्डा ई प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पी कर देंगे। लेकिन गौर से समझो, यहां पे बताया गया कि सेम एनर्जी है दोनों के पास, और दोनों के लिए एनर्जी का रिलेशन अलग होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दिया हुआ है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The emitted electrons can be stopped by applying a potential of -1.2 volts. The energy of the incident photon 4.7 है कि 2.3 है। Higher frequency photon used, photoelectric current will rise। ये तो मेरे को पता है गलत है कि photoelectric current सिर्फ और सिर्फ intensity of light पे मैटर करती है। फिर when the energy of the photon is 3.5 electron volt, then photoelectric current will be maximum। फिर से इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। एक फोटोन के पास कितना एनर्जी है उस पे करंट नहीं डिपेंड करता, कितने फोटॉन्स आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है करंट। तो ये तो गलत है। अब मेरे को सोचना है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन वर्सेस दिस। यहां पे मैं दिखाता हूं काफी बच्चे गलती कहां पे कर देते हैं। मेरे को इंसिडेंट फोटोन आपका वर्क फंक्शन दिया हुआ है, बच्चे क्या करते हैं कि E इंटू वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू द एनर्जी जो आपका फ्रीक्वेंसी से आया माइनस द वर्क फंक्शन। और उस नजरिए आप देखोगे कि ये तो -1.2 है,
-1.2 है इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो आप, ठीक है। फिर ये -5 है, ये इधर आ जाएगा तो ये +5 हो जाएगा, और वहां पे +5 पे क्या है 3.5, दैट इज ई म्यू। और फिर बच्चे 3.5 - 1.2 क्या होता है 2.3, वो इसको कर देंगे मार्क और आपको मिल जाएंगे -1, क्योंकि वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फॉर्मूला इज एक्चुअली -EVS। आप देखो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की जा रही है, अगर -1.2 है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को उतना रेजिस्ट करके जाना है, तो इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं दे शुड हैव एन एनर्जी ऑफ 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलने के बाद, सरफेस से निकलने के बाद, तभी जाके वो उस काउंटर, क्योंकि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल मार रहा हूं ना, इसीलिए तो एनोड पोटेंशियल बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन नेचुरली उधर जाना चाह रहे थे, मैं जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन के पास उतना एनर्जी होना चाहिए उस पार जाने के लिए, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के पास 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अब आपने जितना प्रोवाइड किया उसमें से 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खा गया मटेरियल खुद, फिर भी अगर 1.2 बचा है तो आपने कितना दिया 3.5 प्लस 1.2 4.7। अगर आप सही फॉर्मूला -EVS के रास्ते जाते तो आपका आ जाता सही आंसर। इस चीज पे ध्यान रखना, साइन में झोल मत करना। अगर साइंस आपको आपको कंफ्यूज करते हैं तो लॉजिक के बेसिस से जाना कि क्या इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन को या एनर्जी कम चाहिए, जाते वक्त एनर्जी बढ़ जाता है, क्या होता है वहां पे, ठीक है। लॉजिक से सोचोगे तो दिस विल कम थ्रू। अगला सवाल पे चलते हैं। दिया हुआ है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट एंड इरेडिएट्स अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3.57, तो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है। तो आपको सबसे पहले निकालना है कि हाउ मच इज द एनर्जी, कोई फर्स्ट स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है हाइड्रोजन में तो वो कितना एनर्जी रिलीज करे। आपको म्यू पे भी नहीं जाना, डायरेक्ट एनर्जी पे निकालो। एनर्जी कितना होगा, एनर्जी होगा 13.6 इंटू 1 - 1/2 स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2, वहां से n = 1 पे आ रहा है, ये 1/1 स्क्वायर वगैरह है। तो चलो क्या आता है 13.6 इंटू 1 - 1/4 3/4, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से में है, याद रखना 13.6 का, तो दैट इज रफली इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आएगा। इतना एनर्जी आपने दिया, उसमें से स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला आपको 3.57, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, आपको वर्क फंक्शन नहीं पूछा है। तो करते हैं हम, मेरे को पता है कि दिस 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल टू जो एनर्जी मैंने प्रोवाइड किया माइनस द वर्क फंक्शन को मैं HF0 कर देता हूं। F0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मेरा F0 हो गया 10.2 - 3.57 आपको देगा 6.63 डिवाइडेड बाय H क्या है, H इज 6.63 10⁻³ -34, करेक्ट। लेकिन एक और चीज पे आप ध्यान दो कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और आप शायद यहां पे बिठा दो अकॉर्डिंगली आपको कुछ मिल जाए, लेकिन ये ध्यान दो कि ये जो आपने 6.63 10⁻³ लगाया फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट वो SI यूनिट्स में है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू जूल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं। आप साइंस में झोल कर दोगे, यूनिट्स में झोल कर दोगे, आंसर गलत आ जाएंगे। तो 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब, सॉरी ऊपर ही रहेगा, माय मिस्टेक, ऊपर ही रहेगा 1.6 10⁻⁻19। ठीक, क्या कटा, यहां से ये कट गया, ऊपर पे 1.6 10⁻15 हो जाएगा, +15, ऑप्शन सी हम लोग को दिख रहा है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। दिया हुआ है व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना है, सिंपल, मैंने फिर से बताया था, ऐसे सवाल आपको अक्सर दिखेंगे जहां पे दो इक्वेशंस लिख रहे हैं दो केसेस पे और बस उनको सबट्रैक्ट करना रहता है। ये भी एकदम सिमिलर है। पहले सेटअप में क्या है,
लेट्स अज्यूम कि द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ओरिजिनली E था, जब आपने इंक्रीज कर दिया तब वो हो गया 20% इंक्रीज, मतलब 1.2 E हो गया, राइट? ये है इंसिडेंट रेडिएशन का। काइनेटिक एनर्जी का ये बिहेवियर है। तो केस 1 में 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल टू, तब तो आपने एनर्जी E दिया था E माइनस 5। सेकेंड केस में 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स था, तब आपने एनर्जी दिया था 1.2 E। वर्क फंक्शन वही एज इट इज था, मटेरियल सेम है। अब देखो यहां पे मैं सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं करूंगा पहले, क्योंकि मेरे को E को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर लगाऊंगा मैं सब्ट्रैक्शन। क्या आएगा, 1.2 इंटू 0.5 आपको कितना देगा, 6.6 पे लेके जाएगा। 0.6 माइनस 0.8, 0.6 माइनस 0.8 करते हैं, लिखता हूं मैं 0.6 माइनस 0.8 इज इक्वल टू, ये दोनों 1.2 ही है, कट गए, उसके बारे में नहीं सोचना। इधर माइनस 1.2 प्लस 1, तो माइनस 1.2 प्लस 1 इंटू 5, यहां पे क्या आया माइनस 0.2, यहां पे क्या आया, यहां भी माइनस 0.25, 0.2 कट गया, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, आपका फाई इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, बस साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं, दो अलग अलग केसेस, जनरली सेम मटेरियल दिया रहेगा, हो सकता है कभी बताया जाए सेम फ्रीक्वेंसी है, मटेरियल मैंने बदल दिया, तब आप वर्क फंक्शन अलग करके इक्वेशंस लिखोगे। अगला सवाल, a certain metallic surface is illuminated with a monochromatic light of wavelength lambda. The stopping potential for photoelectric current for this light is 3 V naught. If the same surface is illuminated with a light of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V naught. तो the threshold wavelength of the surface for photoelectric क्या है? Similar question है, ये बता रहा हूं, इस टाइप के सवाल अक्सर मिलेंगे आपको दोनों केसेस को अलग अलग से लिखना है, उनके फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सबसे पहला केस है, आपने वेवलेंथ लैम्डा दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 V नॉट हो गया, मतलब 3 E V नॉट इज इक्वल टू, आपने दिया लैम्डा तो hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन 5। ठीक है, अगली बार वही सेम मेटालिक सरफेस है तो फाई सेम रहेगा, लेकिन अब की बार स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जस्ट V नॉट, तो E V नॉट इज hc बाई 2 लैम्डा माइनस वही वर्क फंक्शन ऑफ 5। ठीक, मेरे को इन दोनों को हटाना है, इनमें से मेरे को ये ई वी नॉट को हटाना है, क्योंकि मेरे फाइनल आंसर में इनफैक्ट मैं 5 भी नहीं लिखता हूं, अच्छा चलो 5 लिखता हूं, बाद में कर दूंगा। ई वी नॉट्स को मुझे हटाना है, क्योंकि मेरे फाइनल इक्वेशन में 5 जो भी जहां पे hc बाई लैम्डा नॉट रहेगा उसको इनके साथ रिलेट करना है, लैम्डा के साथ। तो मैं इससे 3 मल्टीप्लाई करता हूं, इस पे लगाओ 3, इस पे लगाओ 3, कर दो नेगेटिव, सॉरी ये भी नेगेटिव, माय मिस्टेक, ये पॉजिटिव करेंगे, इधर पे आ जाएगा 0, इधर पे क्या आएगा hc बाई लैम्डा माइनस 3/2 hc बाई लैम्डा, जो कि देगा माइनस hc बाई 2 लैम्डा, और यहां पे आपको मिलेगा +2 माइनस 5, जो कि देगा आपको +2 तो आपको इवेंचुअली मिलता है फाई इज इक्वल टू hc बाई 4 लैम्डा, और फाई क्या है, फाई इज hc बाई लैम्डा नॉट, आप उसके साथ इसको रिलेट करोगे, आपका आ जाएगा लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा, दैट इज द आंसर। ठीक है, बढ़े अगले वाले पे, आई होप ये वाला क्लियर है। अगला वाला दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with electrons accelerated from rest with voltages 100 volt, 200 volt and 300 volt is how much? यहां पे आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो, लेकिन अक्सर इस पे तो नहीं लग रहा है, लेकिन अक्सर वैल्यूज के बेसिस पे सवाल आ जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि आप याद रखो सिंपल कि वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 12.27 डिवाइडेड बाय √v, ये आर्मस्ट्रॉन्ग्स में आएगा आपका
वेवलेंथ आपको आर्मस्ट्रॉन्ग्स में मिल जाएगा। बस यहां पे आपको वोल्टेज बिठाना है, आपको मिल जाएगा वेवलेंथ। इसका लंबा डेरिवेशन है, लंबा भी नहीं है टेक्निकली। आपका जो भी आपने काइनेटिक एनर्जी मिला दैट इज फ्रॉम ईवी, वहीं से काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम, मोमेंटम से डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लेकिन आप सिर्फ इसको याद रखो क्योंकि आपको बहुत टाइम बचाएगा कैलकुलेशन में। मैं जनरली रेकमेंड करता हूं मॉडर्न फिजिक्स में, डुअल नेचर में हो गया, थोड़ा सा न्यूक्लियाई में भी है, वहां पे कुछ वैल्यूज को आप याद रखो क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे इन सेविंग टाइम। ठीक, तो मेरे लिए तो इस पर फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को सिंपल दिख रहा है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी। तो अगर वोल्टेजेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, देन इट वुड बी इन द रेशियो ऑफ 1:1/√2:1/√3। यहां पे 1/√1 भी है, जो कि √1 का तो फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इट्स गोइंग टू बी दिस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी पे। ठीक, इसको देखें। 5 watt source emits monochromatic light wavelength 5000 Armstrong. When placed 0.5 meter away, it liberates photoelectrons from a photosensitive metallic surface. When the source is moved to a distance of 1 meter, the number of photoelectrons liberated will be reduced by a factor of how much? Calculation के रास्ते नहीं जाना है। याद रखना, आपका number of photoelectrons is proportional to your intensity of light. Number of photoelectrons is proportional to the intensity of light. ठीक है, अब यहां पे आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस बाय हाउ मच, उसके लिए आप देखो क्या लाइट सोर्स है, क्या पावर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज P डिवाइडेड बाय 4πr²। इट इज P डिवाइडेड बाय 4πr²। आपने सेम रखा है वेवलेंथ, आपने सोर्स का पावर भी सेम रखा है, आप बदल क्या रहे हो, आप बस उस डिस्टेंस को बदल रहे हो 0.5 से 1 मीटर पे। मतलब आप यहां से देखो तो आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², बाकी सारी चीजें सेम है। तो अगर आपने रेडियस को डबल कर दिया तो आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स 1/4 हो जाएगा बाय द स्क्वायर। ठीक है, तो इट विल बी रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ऑप्शन डी। ठीक है, रिड्यूस बोला है तो आप 1/4 मत ढूंढना, रिड्यूस बोला है मतलब इट इज 1/4, 4 मतलब 1/4। ठीक है, इस पे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन मास m, चार्ज E, इनिशियली एट रेस्ट गेट्स एक्सिलरेटेड बाय अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E. The rate of change of de Broglie wavelength of this electron at a time t ignoring relativistic effects is, ये शब्द पे ध्यान ही मत दो, ये बस बता रहा है कि उसका नहीं सोचना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सिंपल केस है कि आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सिलेट किया कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई से, तो उसका जैसे जैसे आप एक्सिलेट करते हो आफ्टर सर्टेन टाइम वो स्पीड गेन करता है। स्पीड गेन करता है मतलब उसका मोमेंटम चेंज होता है, और मोमेंटम के बदौलत आपको मिल जाता है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जो ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स की बात की गई है, ये बस ये बता रहा है कि मास रिमेन्स अनचेंज्ड। जनरली रिलेटिविटी लाते हो तो मास बदल जाता है स्पीड के साथ, नॉट हैपनिंग हियर, सिलेबस में ही नहीं है आपके, राइट। तो यहां पे आप देखो, अगर मैं एक्सिलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोलूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E में रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स लग रहा है E कैपिटल E का, डिवाइडेड बाय द मास, दैट इज द एक्सिलरेशन, फोर्स बाय द मास। तो आफ्टर अ टाइम t ये एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी कांस्टेंट, फील्ड भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सिलरेशन से एक टाइम t जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड बिकम्स at which is EET by m। तो जो मोमेंटम की बात की गई है, मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी, इसके साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई करोगे, इट इज जस्ट EET। ठीक, अब आपको पूछा गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, राइट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज जस्ट h by p, so it is h by EET, h by EET कहा गया, आई थिंक यहां पे एक मिसिंग है, अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, माय मिस्टेक, रेट ऑफ चेंज, आपको लैम्डा मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए। ठीक है, मैंने सवाल नहीं पढ़ा था ठीक से, मतलब कुछ नहीं है, आपको लैम्डा मिला h by EET,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ विथ टाइम मतलब क्या, बस डी लैम्डा डी टी, उसको करोगे आपको क्या मिलेगा, h बाई स्मॉल ई कैपिटल ई तो कांस्टेंट है, निकल गया। 1 बाई टी को आप इंटीग्रेट करोगे मिलेगा -1 बाई टी स्क्वायर, -1 बाई टी स्क्वायर मिलेगा। सो वी हैव h बाई माइनस ई बाई टी स्क्वायर, ऑप्शन ए। ठीक है, आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे स्टूडेंट्स। कल एक और सेशन अपलोड हो जाएगा विच इज ऑन न्यूक्लियाई, उसमें भी कुछ चुनिंदा सवाल है स्पेशली रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जो बहुत हल्के में ले लेते हैं लेकिन कुछ दिलचस्प सवाल है जो कुछ सोचने वाले हैं, तो उसको जरूर देखना, कल आने वाला है सेशन। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करते हुए जाना, सब्सक्राइब रहना क्योंकि हम लोग के फिर से लाइव क्लासेस शुरू होने वाले हैं, तो आप बस सब्सक्राइब रहो, नोटिफाइड रहो। बस ये 2 दिन रिकॉर्डेड आएंगे, उसके बाद विल बी बैक विथ लाइव। Thank you all so much for tuning in for this session. Catch you all again in the next one.